नमस्कार विद्यार्थियों, हम आज चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 विलेन के ऊपर अपना डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन जो है थोड़े बहुत सांद्रताओं के बारे में, विलेन क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने जैसे हैं वो सारे अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे इनके बारे में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे मैं बात करता हूँ विलेन की। तो विलेन वास्तविकता में होता क्या है, तो अपन इसके अंदर छोटी ज्यादा बड़ी बात नहीं करें तो विलेन, इसमें आपके विलेन के अंदर तो क्या होता है, विलय। क्या होता है, विलय। और एक क्या होता है यहाँ पर, विलायक। मतलब कुल मिला के किसी भी विलेन में विलय और विलायक के अणु जो होंगे वो उपस्थित होंगे। देखो, विलय और विलायक जो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। विलय जो होता है वो कम मात्रा में होता है और विलायक जो होता है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। या विलय को अपन समझना चाहें तो एक बात और समझ सकते हैं विलय की, कि जो घुलता है, जो घुलता है उसे अपन क्या कहते हैं, विलय। और विलायक किसे कहेंगे, जो क्या करता हो, घोलता हो। जो क्या करता हो, घोलता हो, उसे क्या कहेंगे अपन, विलायक। जैसे आपने चीनी और जल का विलयन देखा होगा। इस चीनी और जल के विलयन की बात करें तो चीनी जो होगी वो क्या हो जाएगी, विलय, और विलायक कौन हो जाएगा, जल हो जाएगा। अगर आपको प्रश्नों में या फिर आपको न्यूमेरिकल सेक्शन के अंदर आपको कोई भी विलायक का नाम नहीं देता हो तो आप नॉर्मली जल का ही उपयोग करें, क्योंकि 12 के हिसाब से आपके लिए विलायक जो होंगे वो दो प्रकार से पूछ सकते हैं। दो विलायक आपके लिखे हुए आएंगे मैक्सिमम। एक तो आपके जल तो है ही सही, और एक आपके लिखा हुआ सकता है C6H6 बेंजीन जो है वो आपके लिखा हुआ आ सकता है। एक आपका विलायक जो होता है वो जल हो सकता है और एक विलायक आपके बेंजीन दे सकता है वो। इसके अलावा आपको कोई ज्यादा देगा नहीं। विलय आपके घोल से हो सकते हैं, जो क्या करते हो, जो घुलता हो उसे क्या कहते हैं अपन, विलायक। और जो कम मात्रा में हो उससे भी क्या कहते हैं अपन, विलय। सॉरी, जो घुलता हो उसे अपन विलायक कह रहे हैं, विलय कह रहे हैं। और जो कम मात्रा में उपस्थित उसको भी क्या कह रहे हैं अपन, विलय कह रहे हैं। और जो घुलता हो उसे क्या कह रहे हैं अपन, विलायक। और जो क्या करते हो, अधिक मात्रा में उपस्थित उसको भी क्या कह रहे हैं अपन, विलायक कहते हैं। विलायक के दो जगह पढ़नी पड़ेगी, जल और आपका बेंजीन। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। उसके बाद विलय की बात करें तो कम मात्रा में है, जो घुलता है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। विलेन की बात करी अपन ने। देखो, विलेन के जो प्रकार होते हैं मैक्सिमम 3 प्रकार होते हैं, गैसीय विलेन, ठोस विलेन और द्रव विलेन। और इनके 3 प्रकार और हो सकते हैं। कुल मिलाकर विलेन के 9 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर सारणी बना के दे रखा है आपको, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो भाई, जो विलय हैं आपके वो 9 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं। देखो भाई, आपके पहला जो विलेन हो सकता है, जो पहले विलेन की बात करूं मैं आपके, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं विलेन में। एक तो होगा विलय और एक होगा कौन, विलायक। एक और कौन होगा, विलायक। सबसे पहले मैं बात करता हूं विलय और विलायक की। तो यहाँ पर जिसकी जो विलायक में होगा वो उसका क्या बनाएगा, विलेन बनाएगा। जैसे बताता हूं मैं आपको, और यहाँ लिख देता हूं मैं विलियन। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि विलेन मुझे किसका बनाना है, ठोस का बनाना है। किसका बनाना है, मुझे ठोस का बनाना है। तो विलायक मेरा क्या होगा, ठोस। विलायक क्या होंगे मेरे, ठोस। और विलायक क्या होंगे वापिस मेरे, ठोस। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। उसके बाद विलय की बात करूं मैं तो विलय यहाँ पर ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। जब विलय ठोस हो और विलायक भी ठोस हो तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे अपन, ठोस विलयन। यदि विलय अपना द्रव हो और विलायक भी अपना ठोस हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, ठोस विलयन। यदि विलय अपना गैस हो और विलायक अपना ठोस हो उसे भी क्या कहेंगे अपन, ठोस विलयन। कुल मिला के बात यह है कि यदि किसी भी विलयन के अंदर विलायक यदि ठोस हो उसे क्या कहेंगे अपन, ठोस विलयन कहेंगे। याद रहेगा आपको। और विलयन जो होता है नॉर्मली अपना समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसके अंदर क्या हो, विलय के अवयव जो है समान मात्रा में मिले हुए हो और मिलने के बाद क्या हो, घुलनशील हो। मिलने के बाद क्या हो, वो घुलनशील हो। भले वो असमान मात्रा में हो लेकिन वो क्या होने चाहिए, आपकी घुलनशील होने चाहिए। उन्हें क्या कहेंगे अपन, समांगी विलयन कहेंगे या समांगी मिश्रण कहेंगे। देखो, अगला बात करता हूं मैं द्रव की। द्रव किस प्रकार का, तो द्रव की विलयन की बात करूं मैं, इसकी बात करूं, द्रव विलयन की बात करूं तो आपके विलायक क्या होने चाहिए, तीनों यहाँ पर द्रव होना चाहिए, द्रव होना चाहिए और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। यदि यहाँ पर विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और आपके गैस भी हो सकता है। क्लियर हुआ आपको। ऐसे ही आपके द्रव की बात होगी, इसी प्रकार से आपके गैस के बारे में भी हो सकता है। ऐसी पिक्चर क्या भाई, कि गैस की बात करूं मैं तो गैस आपका, गैसीय विलयन की बात करूं मैं तो गैसीय विलयन के अंदर क्या क्या हो सकता है, गैसीय विलयन के अंदर विलायक जो है वो गैस ही रहेगा। गैसीय विलयन के अंदर क्या रहेगा, जो विलायक है आपका वो कैसा रहेगा, गैस ही रहेगा। विलायक कैसा रहेगा आपका, गैस ही रहेगा। ठीक है, विलायक जो है वो गैस और गैस रहेगा। और आपके जो विलय हैं
जो विलय है वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। तो 9 प्रकार के विलयन बनते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहला जो आपके पास में विलय जो है वो ठोस द्रव गैस। विलय क्या है? तीनों में ठोस, फिर द्रव ठोस द्रव गैस, फिर गैस गैस गैस। इस प्रकार के विलयन हो सकते हैं। विलयन के 9 प्रकार के बारे में अपन ने बात करी है। इसकी कुछ उदाहरणों की बात करते हैं अपन। उदाहरणों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो उदाहरणों के बारे में चर्चा करें तो पहला जो आपके पास में है वो कौन सा? गैस का गैस में विलयन। ठीक है, गैस का गैस में विलयन। देखो गैस का गैस में विलयन जो है वह पहला जब अपन बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपन ठोस विलयन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठोस विलयन की बात करूं मैं तो जब आपका विलय गैस हो तो सॉरी अपने फर्स्ट कौन सा आपका? ठोस और ठोस का विलयन। ठोस और ठोस का विलयन। तो ठोस और ठोस के विलयन में बात करें अपन तो ठोस और ठोस के विलयन में आप उदाहरण ले सकते हो तांबे में सोने का विलयन। तांबे में सोने का विलयन। तो तांबा है, इस तांबे में जब सोने के विलयन की बात करें तो किसका हो जाएगा आपके पास में? ठोस का ठोस में विलयन की बात हो जाएगी। यदि मैं द्रव में ठोस के विलयन की बात करूं, यदि द्रव में ठोस के विलयन की बात करूं तो द्रव में ले लेता हूं मरकरी और ठोस में ले लेता हूं यहाँ पर ठोस क्या ले सकता हूं? यहाँ पर ठोस ले लेता हूं मैं सोडियम। ठोस क्या ले लेता हूं मैं? सोडियम। तो मरकरी एवं सोडियम का जो विलयन होगा उसको अपन क्या कहेंगे? अमलगम कहते हैं इसको अपन। तो अमलगम जो सोडियम का अमलगम जो होगा किसका उदाहरण हो जाएगा? आपके ठोस विलयन का उदाहरण हो जाएगा। इसमें विलय क्या होना चाहिए? द्रव और आपका ठोस क्या होना चाहिए? यहाँ पर सोडियम होना चाहिए। अगला कौन सा आपका? गैस व ठोस का विलयन। कैसा विलयन? गैस व ठोस का विलयन। ठीक है भाई, गैस कौन सा ले लेता हूं मैं? हाइड्रोजन। और ठोस कौन सा ले लेता हूं मैं? ठोस ले लेता हूं आपके पास में सोडियम। कौन ले लेता हूं? सोडियम ले लेता हूं। तो ये भी ठोस, ये भी किसका हो जाएगा आपके पास में? गैस का द्रव में, गैस का ठोस में विलयन हो जाएगा। फिर बात करता हूं मैं द्रव की। तो इसकी बात करता हूं मैं, द्रव की बात करता हूं। तो द्रव के अंदर देखो आप, सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव की। तो यहाँ पर जो आपका द्रव जो है अपन क्या ले लेते हैं? यहाँ पर द्रव जो है अपन H2O ले लेते हैं। द्रव क्या ले लेते हैं? H2O। और जो ठोस है, किसका लेना है? ठोस का द्रव में विलयन, है ना। तो आपके पास में जो द्रव जो है अपन क्या ले लेते हैं? यहाँ पर H2O ले लेते हैं। और जो ठोस है, ठोस आप कुछ भी ले लो। ठोस क्या ले सकते हैं? प्लेटिनम के चारकोल कुछ भी ले सकते हैं। प्लेटिनम को ले लो आप। फिर द्रव और द्रव का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन। तो द्रव अपन ले सकते हैं यहाँ पर एथेनॉल ले लो आप। क्या ले लो? एथेनॉल ले लो। और जो आपके पास में वापस द्रव है तो वापस H2O ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? द्रव का द्रव में विलयन हो जाएगा। फिर गैस की बात करें तो गैस आप हाइड्रोजन ले लो, गैस आप ले लो, नाइट्रोजन ले लो, है ना। नाइट्रोजन ले लो और द्रव का ले लो आप जल ले लो। तो भी आपकी क्या हो जाएगा? ये गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो गैस का द्रव में विलयन भी हो जाएगा आपका। इस प्रकार से हमारे पास में गैस द्रव विलयन के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद हम गैसीय विलयन की बात करें तो गैसीय विलयन में गैस का गैस में विलयन। गैस मतलब ऑक्सीजन और गैस मतलब नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में विलयन जो होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में विलयन जो होगा किसका हो जाएगा? आपका गैस का गैस में विलयन हो जाएगा। यहाँ पर द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन। देखो गैस का गैस यदि विलय होगी, गैस यदि विलय होगी द्रव का, तो क्या होगा इसमें? गैस यदि विलय होगी तो नाइट्रोजन कम मात्रा में होगी, द्रव जल होगा अधिक मात्रा में होगा। यदि गैस का गैस में विलयन होगा तो विलय और विलायक दोनों ही क्या होंगे? यहाँ पर समान मात्रा में होंगे। दोनों क्या होंगे? यहाँ पर समान मात्रा में होंगे। और यदि द्रव का गैस में विलयन कर देते हैं अपन तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ले लो, इधर ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म, इधर ले लेते हैं अपन गैस। क्लोरोफॉर्म और इधर क्या ले लेते हैं अपन? गैस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन। तो ठोस का गैस में विलयन लेना है आपको। तो ठोस का गैस में विलयन किस प्रकार से लेंगे? ठोस पदार्थ ले लो आप कपूर। ठोस पदार्थ का ले लो आप कपूर। और गैस का ले लोगे आप नाइट्रोजन गैस। गैस का ले लोगे आप नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ से अपने पास में अपन ने 9 विलयन पढ़े। दोनों विलयन के अपन ने उदाहरण पढ़ लिए हैं। पहला विलयन जो अपना ठोस विलयन है, इसमें ठोस और ठोस का विलयन पढ़ा अपन ने। तांबे में सोने का विलयन। द्रव Hg होता है, आपको सबको पता है। ठोस सोडियम ले लेते हैं अपन, तो Hg में सोडियम का विलयन क्या हो जाएगा? ठोस प्रकार का विलयन हो जाएगा। और गैस H2 ले लेते हैं, तो सोडियम ये लेते हैं। ठोस भी सोडियम ले लिया वापस अपन ने। द्रव में ठोस और द्रव के विलयन में P2H2 का ले लिया। द्रव में एथेनॉल और जल का ले लिया। गैस में N2 और H2 का ले लिया। इधर लिखते हैं गैसीय विलयन के अंदर तो ठोस कपूर ले लेना है और गैस क्या ले लेना आपको? नाइट्रोजन। तो ठोस विलय हो जाएगा और गैस क्या हो जाएगी? विलायक हो जाएगी। मतलब कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। इधर क्लोरोफॉर्म का आपके पास में
क्लोरोफॉर्म का जो है आपके पास में इधर ले लेते हैं अपन H2 गैस ले लो बोले या, तो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। और गैस में विलयन तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, विलयन हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इससे पहले अपन थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता देना। ये आपके थोड़े से आपको उदाहरण याद रखने हैं, ठीक है भाई। चलो भाई, क्लोरोफॉर्म का किसमें, हाँ क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन, हाइड्रोजन गैस में विलयन कैसे करेंगे, नाइट्रोजन गैस में विलयन। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये थोड़ा सा याद रखना, आप एग्जाम में कभी प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं उदाहरण को लेकर, ठीक है भाई। पूछ सकते हैं कि भी कपूर का नाइट्रोजन में विलयन जो है वो किस प्रकार का विलयन है, या इसमें विलय पदार्थ कौन सा है, विलायक पदार्थ कौन सा है, और यहाँ पे किस प्रकार का विलयन प्रदर्शित करता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं नॉर्मली विलयन के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। तो विलयन टॉपिक को अपन दो भागों में बांट देते हैं। पहला टॉपिक पहला जो होता है वो होता है आपके पास में आयतनात्मक विश्लेषण, और दूसरा भाग जो होता है आपके पास में वो होता है अनुसंख्यक गुणधर्म। आयतनात्मक विश्लेषण के बारे में अपन जो चर्चा करेंगे उसमें अपने पास में टॉपिक रहेंगे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत जो है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत जो है, इसके अंदर अपन मोलरता और मोल भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। और जो आपके पास में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है उसके अंदर मोलरता के बारे में चर्चा करेंगे। देखो किस प्रकार से समझना है, क्वेश्चन यहाँ से मैं क्लियर कराऊंगा आपको यहीं से। देखो आज जो अपना टॉपिक है वो अपना आयतनात्मक विश्लेषण है। देखो भाई, इसके अंदर अपन कुछ चीजें पढ़ेंगे, इसको मैं एकदम शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा अपना। एक तो होता है W/V प्रतिशत, मतलब द्रव्यमान आयतन, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत या प्रतिशत सामर्थ्य अनुसार, ठीक है। और एक होता है आपके पास में भार प्रतिशत, भार प्रतिशत। देखो भाई, भार आयतन प्रतिशत के अंदर अपन पढ़ेंगे मोलरता, क्या पढ़ेंगे, मोलरता के बारे में चर्चा करेंगे। और भार प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे दो टॉपिक को, मोलरता व मोल भिन्न के बारे में, मोलरता व मोल भिन्न के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। देखो यहाँ से आपके तीन टॉपिक में से आपके एक टॉपिक से प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो न्यूमेरिकल से पूछ सकते हैं या फिर आपको नॉर्मली प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं। देखो प्रश्न यदि आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के अंदर तो क्या प्रश्न बन सकता है। देखो यहाँ पर आपके पास में भार आयतन प्रतिशत, और यहाँ पर क्या आपके पास में भार प्रतिशत है। देखो भाई, यहाँ पर आयतन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, आयतन, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके, आयतन आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, भार आता है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, भार आ रहा है। देखो भाई, यदि आयतन आ रहा है तो आयतन आ रहा है तो बताओ ये ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, ताप पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर ये करेगा। और यह ताप पर निर्भर नहीं करेंगे, यह ताप पर निर्भर नहीं करेंगे, ताप पर निर्भर नहीं करेंगे। ध्यान रखना, प्रश्न पूछते हैं इनमें से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती। तो मैंने क्वेश्चन आपको यही क्लियर करा दिया है कि जो आयतन पर निर्भर करता है वो आपको क्या करेगा, ताप पर निर्भर करेगा। अर्थात मोलरता जो होगी वो ताप पर निर्भर करेगी। मोलरता के अलावा यदि मोल भिन्न आ जाए लिखा हुआ, यदि मोलरता लिखा हुआ आ जाए तो ताप पर निर्भर नहीं करेगी। इन दोनों के अलावा एक चीज और याद रखना, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन जो होता है वो भी आपके इस पर निर्भर नहीं करता। 3-4 टॉपिक आपको 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए यहाँ से। पहला, क्या मोलरता ताप पर निर्भर करती है, हाँ करती है। क्या मोलरता ताप पर निर्भर करती है, नहीं करती है। मोल भिन्न ताप पर निर्भर करती है, नहीं करती है। पीपीएम भी आपके ताप पर निर्भर नहीं करता, आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? चलो अपन पहला टॉपिक लेते हैं, वो लेते हैं अपन मोलरता। क्या लेते हैं, मोलरता। देखो मोलरता से क्या प्रश्न बनते हैं। देखो मोलरता होती क्या है, वास्तविकता में मोलरता शब्द या मोलरता से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखो, यदि मैं मोलरता की बात करूं, मोलरता की बात करूं तो मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है, आपके मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। छोटी छोटी बात करते हैं पहले, इसको अपन इस कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, फिर उस पॉइंट को वापस मेंशन करता हूं यहाँ पर। क्या, यह ताप पर निर्भर करती है, यह ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। यदि मैं इसके सूत्र की बात करता हूं तो सूत्र के निर्माण किस प्रकार से करते हैं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। देखो पहली बात तो क्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। कितने लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, ठीक है। मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलय,
विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें कितने लीटर विलियन में, तो 1 लीटर विलियन में, मतलब विलियन का आयतन, विलियन का क्या लेना है अपने को, आयतन। तो विलय के मोल बटा विलियन का आयतन भी क्या सूत्र हो जाएगा, मोलरता का, विलय के मोल बटा विलियन का आयतन, या मोलों की संख्या किसकी, विलय की और बटा विलियन का आयतन। देखो मोलों की संख्या, विलय के मोल लिख देते हैं फिर इसको। तो विलय की मोल की बात करूं तो विलय, ध्यान समझना है थोड़ा सा टॉपिक को, यदि मैं विलय की बात करूं और यदि मैं विलायक की बात करूं, और दोनों का जब मिश्रण होता है वो इसका निर्माण करता है, विलयन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, विलयन का निर्माण करता है, ये बात। अब देखो यदि मैं इसको मान लेता हूं विलय, यानी इसको मान लेता हूं W, तो विलय क्या हो जाएगा, WA। जहां पर भी A लिखा हुआ है, मैं जहां पर भी A लिखता हूं उसको मैं क्या मान लूंगा, विलय, और जहां पर भी मैं B लिखता हूं उसको क्या मान लूंगा, मैं विलायक। यदि मैं NA लिखता हूं तो N का मतलब तो क्या हो जाएगा, मोल, और A का मतलब क्या हो जाएगा, विलय के मोल। यदि मैं MB लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, विलायक के मोल, ठीक है। यदि मैं MA लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, विलय का अनुभाग, और यदि मैं MB लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, विलायक का अनुभाग। M मतलब मोलिकुलर वेट, तो A जो होगा विलय का अनुभाग और MB का होगा वो क्या हो जाएगा, विलायक का अनुभाग। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, A का मतलब विलय और B का मतलब क्या हो जाएगा, विलायक। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलो मोलों की संख्या या मोल, विलय के मोल, विलय के मोल कितने हैं यहाँ पर, N मोल का मतलब क्या होगा, N, और विलय की में तो क्या हो जाएगा, Na, ठीक है। और विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन किसमें लेना है अपने को, लीटर में। किसमें लेना है, ये लीटर में। तो V क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, लीटर में। तो ये आपके पास में फर्स्ट सूत्र बन गया किसका, कैपिटल M का, मोलरता का। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है भाई। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा ये, तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा आप याद रखना है। तो मैं यहाँ नीचे लिखा हुआ मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। अपन ने अभी ये पढ़ा है कि M बराबर जो है वो आपके पास में Na/V लीटर में हो गया, क्लियर। अब देखो यहाँ पर M, इसका मतलब क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। और लीटर, लीटर में मतलब V, लीटर में, V किस में है, लीटर में है। V किस में है भाई, लीटर में है। तो V लीटर में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीटर, और मोल लीटर इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। मोल लीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो यही आपकी मोलरता है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। इसको M से प्रदर्शित करते हैं, ताप पर निर्भर करती है। सूत्र क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या या विलय में, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। और सूत्र क्या हो जाएगा, Na/V लीटर, और Na/V लीटर को अपन लिखते हैं, Na का मात्रक होता है मोल, इसको लीटर तो लीटर में, मोल लीटर में। हमेशा आपको उत्तर जो है वो लीटर में ही निकालना है। चलो इतना आपको समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। इसके आपके न्यूमेरिकल के प्रश्न किस प्रकार से सोल्व होंगे। देखो भाई, आपको मैंने कहा कि जो M है वो क्या है, Na/V लीटर, Na/V लीटर। Na मोल, मोल जो होता है उसका मतलब क्या होता है, भार बटा अनुभार, भार बटा अनुभार। एक ही बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। भार देखो, N से लिखते हैं अपन किसका भार, Na का। भार को किसे लिखते हैं, W से। किसका भार, विलय का भार। M अनुभार को लिखते हैं M से। किसका भार, विलय का, तो विलय का अनुभार, क्लियर। तो Na बराबर क्या हो जाएगा, W/Ma। तो मैं इसको लिखता हूँ ना, W/Ma लिख सकता हूं क्या, इनटू नीचे क्या आ जाएगा, V किसमें, लीटर में। चलो मैं इतनी बात कर सकता हूँ तो इसके बारे में हो सकता है सर ऐसा। फिर यदि मुझे लीटर में, अगर यहाँ पर लीटर में आयतन हो तो अपन ये कर सकते हैं, यदि आयतन लीटर में ना देकर आपको यदि वो ml में दे रखा होता है तो लीटर को, यदि आपका आयतन किसमें दे रखा हो, यहाँ पर ml में दे रखा हो, तो आपको ml को वापस किसमें चेंज करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अपन पहले क्या कर देंगे, उसको लीटर में चेंज कर देंगे। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयतन में 1000 का भाग देना पड़ेगा। 1000 का भाग दोगे तो नीचे राशि का चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पर फॉर्मूला बना के, WA × 1000 अपॉन MA × VML। MA × क्या हो जाएगा, VML। कब ऐसा होगा, जब आपका आयतन ml में दिया हो, जब आपका आयतन किसमें दिया रखा हो, ml में दे रखा हो, तो आपको 1000 से ऊपर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इस बात को विशेष ध्यान में रखें, क्लियर हुआ आपको तक। तो आपके पास में फॉर्मूला ये बन जाता है आपके पास में। और यदि एक ही में लिखे तो m बराबर क्या हो जाएगा, WA × 1000 अपॉन MA × VML। जब आपकी देखो नॉर्मली 99% चांस है कि आपको वहां पर वो आयतन जो देगा वो किसमें देगा, ml में ही देगा, लीटर में नहीं देगा। तो ml में देगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यदि लीटर में देगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई
करना है। और यदि आपको कंसेप्ट पूरा पता है तो आप नॉर्मली इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, चलो ये आपके पास में मोलरता से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं मैंने क्लियर करा दिए। देखो अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के बाद अपन देखते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। देखो न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल मैंने क्या लिखा था, आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है कि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला है तो विलेन की मोलरता ज्ञात करें। कितना ग्राम NaOH? 5 ग्राम NaOH। कितना ग्राम? 5 ग्राम NaOH 450 ml किसमें घुला हुआ है? 550 ml विलेन में घुला है। विलेन में घुला है, कोई भी विलेन है उस विलेन में घुला है, तो विलेन में घुला है तो आपको क्या निकालना है? इसकी विलेन की क्या निकालनी है? इस विलेन की क्या निकालनी है? आपको मोलरता निकालनी है। ये आपके एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो कैसे, देखो NaOH किसमें घुला हुआ है? 450 ml विलेन में घुला हुआ। देखो मैंने कहा था ना विलेन किसमें आ गया, यहाँ पर वापस ml में आ गया। मोलरता निकालनी है, m बराबर क्या होता है? WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V ml में। देखो सबसे पहले आपको नहीं पता हो सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करो, जो दे रखा है उसको लिख लो। देखो 5 ग्राम NaOH किसमें घुला है? विलेन में, तो NaOH क्या हो जाएगा यहाँ पर? विलेय। क्या हो जाएगा? विलेय। तो विलेय हो जाएगा, तो विलेय को किससे लिखते हैं अपन? A से, और ग्राम में WA क्या हो जाएगा आपके पास में? 5 ग्राम। WA कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। 450 ml विलेन, तो V कितना हो जाएगा आपके पास में? वो भी ml में कितना हो जाएगा आपके पास में? 450 ml। क्लियर। और विलेन की क्या निकालनी है आपको? मोलरता निकालनी, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर MA भी दे रखना है आपको, तो MA विलेय का अनुभाग। देखो NaOH का अनुभाग निकालते हैं तो NaOH का अनुभाग कितना आता है? अगर इसको निकालोगे आपको कितना आएगा आपके पास में? इसका 40 ग्राम MA आएगा। अनुभाग कितना आएगा इसका? 40 ग्राम आएगा। निकाल लेना इसको आप। ठीक है, ठीक है भाई। देखो भाई आगे, तो सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस इसका ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1 17। 17 प्लस 23 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे, है ना? यही होगा। चलो ए में कितना आ जाएगा इसका? 40। बस मान रख लो W का वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 1000 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है? 40 इंटू वी एम कितना है यहाँ पर? 450। सोल्व कर लेना, इसका आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आप इसको सोल्व कर लेना, आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा आपको। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 0.278 करके कुछ आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलो भाई, अब इसमें क्या करना है आपको, मैंने सिखा दिया आपको न्यूमेरिकल किस प्रकार से सोल्व करने हैं। एक बार देख लेते हैं मोलरता क्या होती है। 1 लीटर विलेन में उपस्थित मोलों की संख्या। मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोल बटा विलेन का आयतन। विलेय को मतलब WA और विलेय के मोल मतलब NA और विलेन का आयतन मतलब V लीटर में होना चाहिए। तो NA अपॉन V लीटर कर दिया अपने। हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अनुभार। चलो मोल किसके हैं? विलेय के, तो भार भी किसका हो जाएगा? विलेय का। तो विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, मतलब इसको लिख सकते हैं WA अपॉन MA। फिर अपन नीचे क्या कर दिया था? V लीटर का मल्टीप्लाई कर दिया था। V लीटर यदि आपको V लीटर में ना देकर आपको एग्जाम में क्या दे दे? V ml में दे दे, तो ऊपर किसका गुणा कर देना है आपको? 1000 का मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से हमारे पास में न्यू फॉर्म में एक नया फॉर्मूला आता है, वो क्या जाएगा अपने पास में? कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा? WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू VML। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। भाई ताप पर निर्भर करता है ना? हाँ यस करता है। क्लियर, यही आपसे प्रश्न यही से आपसे घुमा फिरा के पूछेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास में आता है वो कौन सा आएगा? मोललता। कौन सा आएगा भाई? मोललता। ठीक है, हाँ मोलरता से एक प्रश्न और बन सकता है कि जब घनत्व दे रखा हो न्यूमेरिकल में और मोलरता निकालना हो तो क्या हो सकता है कि मोलरता बराबर क्या हो सकता है? कैपिटल M बराबर है ना 10 इंटू डी अपॉन W बटा W परसेंटेज। W परसेंट में कोई वैल्यू दे रखी होगी आपको, और साथ में क्या करना है आपको? विलेय के अनुपात से क्या कर देना है? गुणा कर देना है जब घनत्व दिया हो, जब घनत्व दिया हो। ठीक है भाई, तो ये भी आप थोड़ा सा फॉर्मूला रिमेंबर रखना है। क्लियर हुआ था आपको? चलो अपन नया टॉपिक लेते हैं। आप कौन सा? मोललता। कौन सा लेते हैं? मोललता। देखो मोललता के अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात रहेगी। मोललता के अंदर कुछ नहीं है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। इसी क्या कहेंगे अपन? मोललता कहेंगे। मोललता ताप पर निर्भर करती है क्या? नहीं करती। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वहां पर आपके पास में विलेन नाम की आयतन नाम की कोई भी राशि नहीं है, तो आयतन नहीं होगा तो वहां पर आपका ताप पर निर्भर नहीं करेगा। इस विषय को याद रखें। चलो
अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कौन सा, मोललता। देखो मोललता का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी आपके पास में, मोललता। मोललता को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। स्मॉल एम बराबर 1 किलोग्राम में विलायक के मोलों की संख्या है ना, ऊपर से विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे ऊपर विलेय के मोल, ऊपर क्या लिख देंगे, विलेय के मोल, और नीचे क्या लिख देंगे अपन, विलेय के मोल 1 किलोग्राम विलायक में ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, नीचे क्या लिख देंगे अपन, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किसमें लिखेंगे, केजी में। किसमें लिखेंगे, केजी में। तो स्मॉल एम बराबर विलेय के मोल मतलब एन ए, विलेय के मोल क्या हो जाएगा, एन ए। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें लेना आपको, केजी में। विलायक मतलब देखो द्रव्यमान मतलब क्या होगा, डब्ल्यू, वेट। विलायक, विलायक किससे लिखते हैं अपन, बी से, तो एन ए अपॉन डब्ल्यू बी। चलो किसमें होना चाहिए ये, केजी में। एन ए बराबर जो सिखाया था मैंने आपको, विलेय का मोल, विलेय के मोल बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, किसमें होना चाहिए, केजी में। यदि डब्ल्यू बी आपको क्वेश्चन के अंदर ग्राम में दे रखा होगा तो वापस भाग देंगे, और भाग देंगे तो ऊपर किसमें चला जाएगा, ये गुणे में चला जाएगा। तो यदि यह आपके किसमें दे रखा हो, W अपन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, किसमें दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो, किसमें दे रखा हो, ग्राम में, तो नीचे किससे भाग होगा, 1000 से। 1000 नीचे जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर किससे गुणा कर देंगे अपन, 1000 से। तो नया फॉर्मूला आपके पास में आ जाता है, स्मॉल एम बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, किसमें हो जाएगा, ये ग्राम में। नया फॉर्मूला, और सूत्र यहां से बना लो आप, विलेय के मोल, मोल तो मोल हो जाएगा है ना, और विलेय का द्रव्यमान केजी में तो केजी हो जाएगा, तो मोल केजी इनवर्स। इसका क्या क्या हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, क्लियर। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, ठीक है। ये आपके मोललता से प्रश्न संबंधित प्रश्न बनते हैं। हाँ, ये आपके ताप पर निर्भर करता है क्या, तो ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता, ये थोड़ा सा याद रखना है। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आयतन नहीं होता। क्लियर हो आपको, ये आपके मोललता से प्रश्न जितने बनते हैं वो आपने सोल्व किए हैं, जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपके यहीं से बनेंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल अपन सोल्व कर लेते हैं, एनसीईआरटी का जो भी दे रखा है आपके। देखो भाई, क्या आपके पास में जो न्यूमेरिकल है आपका वो क्या है, जो न्यूमेरिकल आपके पास में, न्यूमेरिकल क्या है आपके पास में, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलेन की मोललता की गणना करें। देखो भाई, आपके पास में दे रखा है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5O, H, यही है ना, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल C2H6O2 होना चाहिए, हाँ C2H6O2 है ना। चलो, एथेनोइक अम्ल CH3COO H, C2H4O2, आपके पास में क्या है, एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। अब देखो यहाँ के पास में एथेनोइक अम्ल है, इस एथेनोइक अम्ल का मान कितना रहेगा अपने को यहाँ पर 2.5 ग्राम, कितना रहता है 2.5 ग्राम में अम्ल में, एथेनोइक अम्ल में 75 ग्राम, 75 ग्राम कितना क्या दे रखा है आपको, बेंजीन C6H6 दे रखा है, बेंजीन दे रखा है। तो क्या निकालना है हमने, विलेन की मोललता, क्या निकालनी है आपको, विलेन की मोललता निकालनी है, विलेन की मोललता निकालनी है। सबसे पहले विलेन की मोललता निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ विलेय कौन है, कम है वो क्या है, विलेय, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय, विलेय, ठीक है। कम है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, विलेय, और जो ज्यादा है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, विलायक। मतलब आपके एथेनोइक अम्ल जो है किसमें घुला हुआ है, बेंजीन में घुला हुआ, किसमें घुला हुआ है, बेंजीन में घुला हुआ है। चलो अब देखो यहाँ पर 2.5 ग्राम जो है आपके पास में एथेनोइक अम्ल है वो किसमें घुला हुआ है, 75 ग्राम बेंजीन में घुला, विलेय की मोललता निकालनी है। तो स्मॉल एम बराबर क्या होता है, WA इंटू 1000 अपॉन, देखो यहाँ पर भी आपके ग्राम में दे रखा है इसलिए अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फिर MA इंटू क्या हो जाएगा 1
सॉरी ग्राम में, क्या ग्राम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके ग्राम में, WB होना चाहिए। चलो स्मॉल m बराबर WA का मान कितना है यहाँ पर 2.5 ग्राम, कितना है 2.5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MA की वैल्यू कितनी है आपके पास में, MA मतलब आपके पास में विलय जो है वो क्या है आपके पास में एथेनिक अम्ल, इसका भार कितना होता है, इसका भार जो होता है आपके पास में होता है 60, कितना होता है 60, ठीक है। बाहर निकाले ना इसका, कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन कितना होता है 12, तो 12 इंटू 2 24 प्लस 4 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 32, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 36, 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा 60, ठीक है भाई 60। और ग्राम में WB जो है, WB क्या है यहाँ पर 75 ग्राम, कितना है 75 ग्राम, ठीक है भाई। तो इसको सोल्व कर लेना, आपके पास में आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ से आप एक जीरो हटा देना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो जीरो एक सॉरी एक और एक दो जीरो कैंसिल, 25 से आप 75 है ना, तो हो जाएगा लगभग 10/18 है ना, तो ये हो जाएगा 100, तो 0.5 है ना, 5 आएगा, 0.55 मान लो आंसर इसका लगभग है ना, 0.55 क्या हो जाएगा नीचे ये मोल kg इनवर्स, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा आप याद रखें। तो यहाँ तक आपके जो है वो मोललता का जो एक न्यूमेरिकल करवाया मैंने कि भाई जो एथेनोइक अम्ल है वो कितने 75 ग्राम बेंजीन की विलायक में घुलनशील है, तो आपके पास विलेन जो है इसकी मोललता निकालनी है, तो अपन ने फॉर्मूला लगाया, सीधा आंसर अपन ने निकाल लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, लगभग एनसीईआरटी का ही आपको कोई न्यूमेरिकल देंगे वो, तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल अपन सोल्व कर एक मैंने आपको सोल्व करा दी है, आप सोल्व करो, अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट के अंदर आप टिक देना, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। क्लियर हो आपको यहाँ तक, हालांकि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आपके इंपॉर्टेंट थे। चलो ये मोललता हो गई, देखो मोललता के अंदर अपने क्या क्या पढ़ा है अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं मोललता के बारे में। देखो मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, अर्थात अपन इसको कह सकते हैं स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, किसमें होना चाहिए kg में। विलेय के मोल को अपन Na से रिप्रेजेंट करते हैं, अपने सबको पता है, और विलायक का मोल, विलायक मतलब B, और विलायक का द्रव्यमान को अपन किससे लिखते हैं, विलायक का भार को किससे लिखते हैं अपन W से, तो क्या हो जाएगा Na/WB। Na बराबर क्या होता है अपने पास में Na मोल, विलेय के मोल मतलब Na को अपन किस निकालना हो, अपने को नहीं दे रखा हो तो अपन कैसे करेंगे, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, अर्थात W/Ma इंटू क्या हो जाएगा नीचे WB, तो WA/Ma इंटू WB किसमें होना चाहिए यहाँ पर किलोग्राम में। यदि किलोग्राम में आपको नहीं देकर ग्राम में दे रखी वैल्यू, तो ऊपर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, और उनके पास नया सा सुंदर सा फॉर्मूला बन के आएगा, वो क्या आएगा स्मॉल m बराबर WA इंटू 1000 अपॉन Ma इंटू WB इन ग्राम। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, इस प्रकार से आपको याद रखना है, मोललता जो होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती, और इसका सूत्र क्या, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मोल kg इनवर्स। तो दो टॉपिक अपन ने क्लियर किए, मोललता और मोललता। लगभग चांस होते हैं कि मोललता से प्रश्न पूछे, लेकिन इस पास में एक और टॉपिक बचता है, वो बचता है अपने पास में मोलंश। देखो मोलंश की बात करूं मैं, तो मोलंश का मतलब क्या होता है, देखो मोलंश को रिप्रेजेंट करते हैं अपन x से, जो किसी भी कोई भी विलयन है, कोई भी द्विअंगी विलयन है, उस द्विअंगी विलयन के अंदर क्या होते हैं अवयव उपस्थित होते हैं। यदि वो अवयव उपस्थित है तो उन अवयव में किसी भी एक अवयव का अगर अपन को मोलस निकालना हो, तो एक अवयव का निकालना हो तो मोलस निकालना, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि अवयव का जो अवयव जो है उस अवयव के मोलों की संख्या और अवयव में कुल मोलों की संख्या क्या कर देंगे अपन यहाँ पर भाग दे देंगे, तो अवयव की मोलों की संख्या और अवयव की कुल मोलों की संख्या के बीच में क्या कर देंगे अपन डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर भी मोल आ रहा है नीचे भी क्या आ रहा है मोल आ रहा है, अर्थात तो मोल अंश की कोई भी मात्रक राशि नहीं होती, आपके पास में मोल अंश जो है उसकी कोई मात्रक राशि नहीं होती। इसको विशेष करके ध्यान रखें आप कि भाई मोल अंश के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी द्विअंगी विलयन है इसमें किसी एक विलयन एक कोई भी आपके पास में अवयव है उसका क्या कर रहे हैं अपन, क्या निकालेंगे यहाँ पर अपन मोल अंश निकालेंगे, मोल अंश की कोई मात्रक राशि नहीं होती, इससे अपन x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात अपन विशेष करके ध्यान रखेंगे। देखो इसको किस प्रकार से निकालते हैं यहाँ पर ध्यान समझना आप। यदि मैं x को लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, अवयव के मोल की संख्या, और यहाँ क्या लिख देंगे अवयव के कुल मोल की संख्या, अवयव के कुल मोल के भागों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर x की बात करता हूं मैं, तो x की मैंने इस प्रकार से इसको मैंने लिख दिया। देखो भाई किस प्रकार से इसको लिखेंगे, देखो भाई किस प्रकार से अपन इसको सोल्व करते हैं।
मैं आपको इस प्रकार समझाता हूँ इसको कि मान लेते हैं किसी विलेन के अंदर क्या है, ए व बी क्या है, इसके अवयव उपस्थित है। कोई विलेन है, इस विलेन के अंदर मेरे पास में ए व बी दो प्रकार के क्या है अवयव उपस्थित है। मैंने कहा मेरे पास में जो ए अवयव है इसका मुझे क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। तो ए अवयव का मोल अंश किस प्रकार से निकालूंगा मैं कि आपके पास में मोल अंश किसका निकाल रहे हैं, ए अवयव का मोल किसका निकाल रहे हैं, ए अवयव का निकाल रहे हैं। तो एक्स ए से इसको क्या कर देंगे अपन, रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लिया अपन किसी विलेन के अंदर क्या है, ए व बी अवयव है, इसमें मेरे को क्या निकालना है, ए अवयव का क्या निकालना है, मुझे मोल अंश निकालना है, मोल भिन्न निकालना है, या फिर इसको एक नाम और इसका मोल प्रभाज ये निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, अवयव के मोल संख्या, मतलब अवयव कौन सा हमारे पास में, ए, मोल की संख्या मतलब एन ए दूंगा एन ए, और अवयवों की कुल मोलों की संख्या। अपन ने क्या माना था कि किसी भी विलेन के अंदर दो अवयव है, किसी विलेन के दो अवयव है तो अवयव दो हो सकते हैं। तो एन ए प्लस क्या हो जाएगा, एन बी। तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एन ए अपन एन बी। और फॉर्मूला कब पुट करते, कब होगा ये आपका फॉर्मूला कैसे बनाया अपन ने, लिख देंगे यहाँ पर, माना किसी विलेन में, माना किसी विलेन, या अपन आंसर लिखती है द्विअंगी विलेन में, माना किसी द्विअंगी विलेन में, माना किसी द्विअंगी विलेन में अवयव ए व बी उपस्थित है, ए व बी उपस्थित है। ए अवयव का, ए अवयव की मोल भिन्न कैसे निकालेंगे अपन, तो ए अवयव की मोल भिन्न कैसे निकाली अपन ने, एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है, चूंकि हम नीचे जानते ही हैं, चूंकि हम जानते ही हैं एन ए क्या होगा, विलेय के मोल, विलेय के मोल मतलब एन ए अपॉन एन ए, तो इसका मूल्य के मोल डब्ल्यू अपन क्या हो जाएगा, एम ए, डब्ल्यू अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर एम ए, और एन बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर हुआ आपको था। तो यदि एन ए और एन बी की वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो डब्ल्यू और एम ए की वैल्यू आपको दे रखी होगी, तो अपन नॉर्मली से निकाल सकते हैं। तो आपके मोल अंश, अब मोल अंश में हम थोड़ी दो तीन बातें और कर करते हैं अपन। जैसे देखो मोल अंश जो होता है, यदि किसी विलेन के अंदर है ना, यदि मान लेते हैं किसी विलेन के अंदर ए व बी आपके पास में क्या है, यहाँ पर अवयव है, तो ए व बी अवयव है, ए व बी अवयव है, तो ए अवयव का मूल भिन्न एक्स ए और बी अवयव की मूल भिन्न क्या हो जाएगी, एक्स बी। इन दोनों का जो योग होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। मतलब मोल किसी भी विलेन की, किसी भी विलेन की मूल भिन्न एक से अधिक नहीं हो सकती, किसी विलेन की मूल भिन्न एक से अधिक नहीं हो सकती। यदि किसी विलेन के अंदर दो अवयव मान लेते हैं अपन, यदि ए विलेन की, यदि ए अवयव की जो मूल भिन्न है वो अपन ने निकाली लगभग 0.6, कितनी निकाली 0.6, तो सिंपल सी बात है कि जो बी अवयव है उसकी मूल भिन्न कितनी होगी 0.4। या अपन ने निकाली किसी ए अवयव की मूल भिन्न अपन ने 1 निकाल ली, सिंपल सी बात है कि बी विलेन की मूल भिन्न नहीं होगी, 0 मान ली जाएगी। कुल मिला के एक्स व एक्स बी का मान किसके बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। अर्थात किसी भी विलेन में उपस्थित अवयव की मूल भिन्न का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इस बात को थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से मोल अंश के बारे में थोड़ी सी बात याद रखनी है आपको। मोल अंश भी कोई ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इसमें भी बाहर ही अपन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अपन इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, इस बात को थोड़ा सा आप याद रखें। मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन राशि होती है। चलो अब इसके एक प्रश्न कर लेते हैं। इसका जो प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एथिलीन ग्लाइकोल करके, चलो देखो इसका एक प्रश्न दे रखा है आपको, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो यदि विलेन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल, देखो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। ठीक है, तो आपके पास में एथिलीन ग्लाइकोल है। इस एथिलीन ग्लाइकोल का क्या करना है आपको, एथिलीन ग्लाइकोल का आपको निकालना है, आपको मोल अंश निकालना है ना, इसका अपने को क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। ठीक है, मोल अंश निकालना है इसका अपने को। और इसमें क्या आपको सूचना दे रखी है, यदि विलेन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, है ना, यदि विलेन में एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। देखो किस प्रकार से निकालेंगे इसको अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपन को दे क्या रखा है। तो दिया है, क्या दिया है अपने को एग्जामिनर ने, एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान, एथिलीन ग्लाइकोल का 20%, तो 20% को 20/100 लिख देता हूं मैं, लिखता हूं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल जो है C2H6O2 जो है, 20 ग्राम C2H6O2 जो है वह 80 ग्राम कुछ नहीं दे रखा हो तो फिर क्या मान लेंगे अपन, जल, विलायक क्या मान लेंगे, जल। तो जल में घुला है, जल में
गोला है। ये अपन यहाँ पर थोड़ी सा अपने को खुद के सेंस से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो यहाँ से अपने पास में दो चीजें मिल गई अपने को, 20 ग्राम और 80 ग्राम वैल्यू अपने को मिल गई। चलो अब अपने को पूछा है एथिलीन ग्लाइकोल का मोल भिन्न निकालना है। देखो एथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है मतलब अपन एथिलीन ग्लाइकोल जो कम मात्रा में, इसको अपन क्या मान लेते हैं, विलेय मान लेते हैं। तो एक से बराबर क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस Nb, ये होता है ना, ये भी अपने को निकालना है। देखो सबसे पहले मैं Na की बात करता हूँ, मैं क्या क्या निकाल रहा हूँ फिर मैं इसको पुट कर देंगे। देखो भाई यहाँ निकाल लेते हैं इसको अच्छे से। देखो आपको क्या क्या दरकार है, सबसे पहले अपने को Na निकालना है। Na A क्या है यहाँ पर, C2H6O2 मतलब एथिलीन ग्लाइकोल है। यदि Na की बात करूं, ये क्या है, N का मतलब क्या होता है, मोल। तो मोल की बात करूं तो भार बटा अनुभार, किसका भार, Wa विलेय का भार बटा अनुभार Ma विलेय का अनुभार। चलो W अपन Ma की बात करूं मैं तो Wa कितना लिया अपन ने, 20 ग्राम, कितना लिया है, 20 ग्राम, ठीक है। और Na की बात करूं मैं तो Ma, तो अपन इसका C2H6O2 क्या निकाल लेते हैं, अपन Ma निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, Ma निकाल लेते हैं। तो इसका जो Ma होता है वो होता है आपका 62, कितना होता है, 62, कितना होता है, 62 होता है इसका। तो यदि इसको सोल्व करते हैं अपने पास में 0.32 के आसपास क्या आ जाएगा अपने पास में, Na आ जाएगा। Na कितना आ जाएगा पास में, 0.32। क्लियर हुआ? चलो Nb की बात करता हूं मैं, Nb की बात करता हूं तो Na प्लस Nb, ठीक है। Nb की बात करता हूं मैं, Nb में Wb अपॉन Mb हो जाएगा। Wb की वैल्यू कितनी है, 80, और Mb किसका, वोटर का, किसका, वोटर का। और वोटर का अनुपात कितना होता है, 18 ग्राम, कितना होता है, 18 ग्राम। इसको जब सोल्व करते हो लगभग 4.22 के आसपास इसका क्या आ जाएगा आपके पास में, Nb का मान आपके पास में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अपन ने Na की वैल्यू भी निकाल ली, Nb की वैल्यू भी निकाल ली, है ना। चलो 4.44 के आसपास हो जाएगा। चलो XA बराबर क्या हो जाएगा, Na की वैल्यू कितनी है, 0.32 बटा Na प्लस Nb की वैल्यू, Na प्लस Nb की वैल्यू, तो Na प्लस Nb, तो Na कितना है 0.32 और इसकी वैल्यू कितनी है 4.44, है ना। इसको सोल्व करते हैं तो 0.32 बराबर Na बराबर क्या हो जाएगा, 0.32 बराबर, इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, जब इन दोनों को अपन क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास में 4.76, कितना आएगा 4.76। और जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर, इसको सोल्व करने पर अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, 0.068, 0.068 क्या आ जाएगा आपके पास में, मोल भिन्न आ जाएगी। तो अपने पास में एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भिन्न कितनी आ गई, कितनी आ गई आपके पास में, कितने आ गए आपके पास में यहाँ पर 0.068। क्लियर हुआ? देखो उसने तो अपन से एथिलीन की ही पूछी है, एथिलीन ग्लाइकोल की ही पूछी है, लेकिन यदि वह एग्जामिनर थोड़ा सा आपको घुमा दे और यदि आपसे पूछ ले यहाँ पर कि बताइए जल की मोल भिन्न भी कितनी होगी, जल की मोल भिन्न भी कितनी होगी, तो जल की मोल भिन्न निकालनी तो भी आप ऐसे कर सकते हो, XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB, ऐसा हो सकता है ना। फिर यहाँ पर 4.44 आ जाएगा और नीचे ये का ही रहेगा, तो डिवाइड करोगे आप ऐसे आंसर लाओगे, है ना। कुछ नहीं करना है, यदि आपने Na की वैल्यू निकाल रखी है, XA की वैल्यू, सॉरी ये XA की वैल्यू है ना, XA की वैल्यू निकाल रखी है, तो हम जानते हैं XA प्लस XB बराबर कितना होता है 1। XA की वैल्यू कितनी है 0.068, 0.068, तो XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 माइनस 0.068 से अपन क्या कर लेंगे, निकाल घटा लेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी आपके पास में, XB की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ आपको आता है? तो इस बात को आप विशेष करके ध्यान में रखें। तो मोल से जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। मोलरता और मोल भिन्न तीन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इतने प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आपको पूछ सकता है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? चलो नेक्स्ट बात करता हूं मैं, वो बात करता हूं पीपीएम की। किसकी बात करता हूं? पीपीएम की, पार्ट्स पर मिलियन की। देखो ये भी एक प्रकार की सांद्रता की इकाई को मापने की इकाई ही होती है। पीपीएम जो होता है वो नॉर्मली आपको 2 पॉइंट याद रखने, इसमें ज्यादा अपने को पढ़ना नहीं है इसके अंदर। देखो पीपीएम की बात करूं मैं तो इसका यूज कब करेंगे अपन, जब विलेय की मात्रा बहुत कम दे रखी हो, विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो इसकी सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करते हैं। किसमें ज्ञात करते हैं? पीपीएम में ज्ञात
करते हैं। ये थोड़ा सा आप याद रखिए। जब विलय की सांद्रता बहुत कम दे रखी हो तो अपन इसकी सांद्रता इसको किसमें करेंगे, अपन पीपीएम में ज्ञात करेंगे। तो पीपीएम को अगर अपने को निकालना हो तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अवयव जो होंगे इसके अवयव के भागों की संख्या, अवयव के भागों की संख्या बटा अवयव के कुल भागों की संख्या, अवयव के कुल भागों की संख्या इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। ये 10 की घात 6 से इसको क्या करना है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। किसी भी विलेन के पीपीएम में मात्रा अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा याद रखें। इस पर अपने नोट डाल के 2 पॉइंट लिख ले। एक पॉइंट लिख ले कि भाई क्या लिखना है आपको, जल अथवा वायु प्रदूषक, वायुमंडल में प्रदूषक या वायु प्रदूषक की सांद्रता को, वायु प्रदूषक की सांद्रता को किसमें ज्ञात करते हैं, वायु सांद्रता को किसमें, वायु सांद्रता को प्राय है ना, प्राय म्यू ग्राम ml इनवर्स या ना म्यू ग्राम लीटर इनवर्स, या इसको एक और लिख सकते हैं पीपीएम, या पीपीएम में प्रदर्शित करते हैं, या पीपीएम में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखें कि भाई क्या पीपीएम नोट डाल करना है, जल अथवा वायु प्रदूषक की सांद्रता को प्राय म्यू ग्राम मीटर इनवर्स या पीपीएम में प्रदर्शित करते हैं। इस बात को थोड़ा सा याद रखें। एग्जाम में छोटा सा प्रश्न बना पूछ सकता है कि जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषक की सांद्रता को निम्न में से किस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो या तो वो पीपीएम लिखा हुआ आएगा या फिर वहां पर म्यू ग्राम लीटर इनवर्स लिखा हुआ आएगा। थोड़ा सा तो आप याद रखें। चलो नेक्स्ट जो आपके पास में ये जो आपकी सांद्रता की इकाइयां जो थी वो अपन ने कंप्लीट करी है। तो कुल अपन ने 4 चीजें पढ़ी हैं, इनको अपन कंप्लीट याद रखें। यहां से आपके एक प्रश्न 100% बनेगा। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? जो नेक्स्ट अपने पास में वो है नया टॉपिक जो पास में है वो अपने पास में विलेयता। देखो विलेयता की बात करूं मैं तो विलेयता का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी पास में विलय है, वो विलय किसी विलायक के अंदर क्या हो रहा है, घुल रहा है। इस घुलने की क्षमता को क्या कहते हैं, अपन विलेयता कहते हैं। सिंपल से अपन बात कर सकते हैं कि यदि कोई भी विलायक या विलय आपस में घुल रहे हो तो वो उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। या तो ठोस द्रव में घुल रहा होगा, या द्रव जो होगा गैस में घुल रहा होगा, या फिर गैस जो होगा वो गैस में घुल रहा होगा। नॉर्मली इसमें 2 इंपॉर्टेंट होता है, ठोसों की द्रव में विलेयता और ठोसों की गैस में विलेयता, या द्रव की गैसों में विलेयता, जो भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि किसी भी विलयन के अंदर कोई पदार्थ घुल रहे हैं तो उसकी प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि यदि कोई पदार्थ आपस में घुल रहे हैं या तो वो ध्रुवीय प्रकृति के होंगे या फिर किस प्रकृति के होंगे, अध्रुवीय प्रकृति के होंगे। ध्रुवीय प्रकृति क्या मतलब ये होता है कि यदि कोई पदार्थ जो है वो अपने आसपास में वो अपने आप में क्या रखता है, ध्रुवीय प्रकृति रखता है, और जो घुल रहा है यदि वो भी क्या है, ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक आपस में अगर घोल रहे हो तो आसानी से क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ जो समान को घुलता है। ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक आपस में घुल सकते हैं, अध्रुवीय विलायक और ध्रुवीय विलय आपस में घुल सकते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखिए, ध्रुवीय और अध्रुवीय आपस में नहीं घुलेंगे। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? इस बात को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पर बात करते हैं, पहली जो विलेयता होती है वो होती है आपकी ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता। तो पहला जो अपन पढ़ते हैं विलेयता के अंदर, पहला जो पढ़ते हैं विलेयता के टॉपिक वो क्या है आपका, ठोसों की द्रव में विलेयता। देखो ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में बात करूं मैं आपको यहाँ पर, तो आपको 2 चीजें आपको विशेष करके याद रखनी है। 2 चीजें आपको विशेष करके याद रखनी है कि जो ध्रुवीय विलय जो होंगे, आपके पास में ध्रुवीय विलय जो होंगे वो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाएंगे। ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाएंगे। और यदि अध्रुवीय विलय होंगे तो वो अध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाएंगे। अध्रुवीय विलायकों में आसानी से क्या हो जाएंगे, वह घुल जाएंगे। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, है ना। अब देखो यहाँ से आपसे ठोसों की द्रव में विलेयता से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, तो वही प्रश्न अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे इसके ऊपर। पहला तो प्रश्न पूछते हैं ताप का प्रभाव, और दूसरा प्रश्न पूछते हैं आपको दाब का प्रभाव। देखो प्रश्न क्या पूछेंगे आपको, यदि कोई ठोस द्रव में विलय है,
तो उसके ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ताप बढ़ाएंगे तो कुछ अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। अभिक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होगी आपके पास में उष्मा शोषी और एक होगी आपके पास में उष्मा शेपी। यदि प्रक्रम जो है यदि वह प्रक्रम उष्मा शेपी होगा, उष्मा शोषी होगा, यदि प्रक्रम उष्मा शोषी होगा तो ताप क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि प्रक्रम उष्मा शेपी होगा तो यहाँ पर यदि प्रक्रम उष्मा शोषी होगा तो ताप बढ़ाने पर जो होगा आपकी विलेयता बढ़ेगी। और यदि प्रक्रम जो है वो उष्माक्षेपी होगा तो ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये याद रखना, यदि ठोसों की द्रव विलेयता पर ताप का प्रभाव आपसे प्रश्न पूछेंगे, ताप के प्रभाव पर प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न क्या पूछेंगे कि यदि आपके पास में प्रक्रम जो है वो उष्माशोषी होगा तो ताप बढ़ाने पर आपके पास में ठोसों की द्रव विलेयता बढ़ेगी। यदि प्रक्रम उष्माक्षेपी होगा तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर अपन दाब प्रभाव की बात करें तो इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। तो दाब की बात करें तो ठोसों की द्रव विलेयता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है भाई। तो ठोसों की द्रव विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। तो ठोसों की द्रव विलेयता में कोई दो पॉइंट आपको विशेष करके याद रखने हैं, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। ताप का प्रभाव में उष्माशोषी प्रक्रम और उष्माक्षेपी प्रक्रम, और दाब के प्रभाव में कोई प्रभाव नहीं यहाँ पर पड़ेगा। दाब लगाओगे तो ठोस द्रव में नहीं परिवर्तित होगा, ये तो सिंपल बात है, कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में आता है वो गैसों की द्रव में विलेयता। देखो गैसों की द्रव में विलेयता से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं और संभावना भी है, क्योंकि यहाँ पर अपन हेनरी के नियम को पढ़ेंगे। हेनरी के नियम को क्या करेंगे अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो भाई यदि मैं गैसों की द्रव में विलेयता की बात करूं तो सीधे अपन वही पॉइंट पढ़ते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। देखो यदि मैं गैसों की द्रव में विलेयता को पढ़ता हूं तो वहां पर सिर्फ बात करता हूं दाब को। यदि मैं दाब को बढ़ाऊंगा, दाब को बढ़ाऊंगा तो गैस जो होगा द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पास में कोई पात्र है, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और यदि उसके अंदर क्या है, गैस के अणु है, उसको अधिक प्रेशर से अपन क्या करेंगे, वहां पर अधिक प्रेशर अगर उसके ऊपर देंगे पिस्टन के ऊपर, तो धीरे धीरे जो आपके पास में गैस के अणु आपस में क्या हो जाएंगे, संघटित करेंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे, द्रव में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलाकर अपन समझ सकते हैं कि यदि अपन किसी भी गैस के ऊपर दाब बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो या आप कह सकते हैं अपन कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दाब बढ़ाने पर, है ना, टॉपिक क्या है हमारे पास, गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता, है ना। चलो दाब बढ़ाने पर, यदि अपन दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। इस बात को थोड़ा सा अपन याद ही रखेंगे कि दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की द्रव में विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। चलो अब देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहले जो अपने पास में वैज्ञानिक आए, सबसे पहले हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता को समझाया। गैसों के द्रवों में विलेयता को दाब के संबंध में बताया, दाब के संबंध में समझाया। देखो इन्होंने कहा कि जब पास में कोई भी विलायक है ना, यदि विलायक है गैस और द्रव है विलय, तो जो विलायक जो गैस है उसको अपन क्या करें, अधिक प्रेशर दे रहे हैं, अधिक प्रेशर उसके ऊपर दे रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर आपके पास में वो गैस जो भी द्रव में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगी। इस बारे में किसने समझाया, सबसे पहले हेनरी साहब ने समझाया। तो हेनरी साहब के समकालीन में डॉल्टन साहब भी थे, उन्होंने भी यही बात कही कि भाई, उन्होंने भी यही कहा कि भाई किसी भी गैस के ऊपर अपन किसी गैस के ऊपर अपन क्या करेंगे, प्रेशर देंगे तो द्रव परिवर्तित हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर आपके पास में हेनरी साहब का जो नियम है बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इस बात में अपन अच्छी तरह चर्चा करेंगे। देखो भाई देखो हेनरी साहब ने क्या कहा, हेनरी साहब ने कहा कि जो दाब जो बढ़ा रहे हैं तो गैसों की द्रव विलेयता बढ़ रही है,
परंतु कंडीशन ये होनी चाहिए कि ताप को क्या कर दे अपन स्थिर कर दे, ताप को क्या कर दे अपन स्थिर कर दे। तो इन्होंने कहा स्थिर ताप पर जो किसी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी, यदि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी जब उसके ऊपर क्या कर दिया, दाब बढ़ा दिया जाए। ताप कैसा होना चाहिए, यहाँ पर स्थिर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हेनरी जो नियम है उस हेनरी नियम की बात करता हूं मैं, हेनरी नियम की बात करता हूं। देखो हेनरी नियम का मतलब क्या होता है कि स्थिर ताप पर, देखो हेनरी का जो वास्तविक नियम है वो लिख रहा हूं यहाँ पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाला दाब जो होगा, या अपन इसके दाब को क्या कह सकते हैं, विलयन की सतह पर पड़ने वाला दाब या आंशिक दाब जो होगा, ठीक है, आंशिक दाब जो होगा वह किसके समानुपाती होगा, आंशिक दाब जो होगा वह मोल भिन्न के समानुपाती होगा, आंशिक भाग मोल भिन्न के समानुपाती होगा, है ना, मोल भिन्न के समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हेनरी का नियम है, स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाला दाब या आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती होगा, अर्थात P जो है आंशिक दाब जो है वो किसके समानुपाती होगा, मोल भिन्न x के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, और जो प्रोपोर्शनल रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा KH और ये क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पर आपके पास में KH जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेनरी स्थिरांक क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक। और ध्यान रखना हेनरी स्थिरांक का किसी ताप दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हेनरी स्थिरांक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना हेनरी स्थिरांक जो होता है वो हेनरी स्थिरांक जो होता है यह गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, हेनरी स्थिरांक गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो इस बात को आप थोड़ा सा याद रखें, नहीं करता। ठीक है, तो गैसों की द्रव्य में विलेयता, दाब बढ़ने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता बढ़ेगी। चलिए हेनरी ने इसको समझाया। हेनरी नियम क्या कह रहा है, इसी ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता अथवा विलयन की तरफ पड़ने वाला जो दाब होगा या आंशिक दाब जो होगा मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, x प्रोपोर्शनल रहेगा तो स्थिरांक लगेगा, मैंने K स्थिरांक लगाया यहाँ पर, और K स्थिरांक मैंने क्या कहा यहाँ पर, हेनरी स्थिरांक। और हेनरी स्थिरांक जो होता है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये पॉइंट थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो इस बात के ऊपर थोड़ा सा अपन कंप्लीट अपन ये बात समझ ली है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो अपने पास में नेक्स्ट जो अपने पास में इसका एक थोड़ा सा अपन एक बात और KH के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो KH जो होता है, KH जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है गैसों की द्रव में विलेयता के, गैसों की द्रव में विलेयता क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ये थोड़ा सा आप याद रखना कि जो KH का मान बढ़ेगा तो आपके पास में गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है भाई, आपके पास में थोड़े से पॉइंट हैं, आप इसको थोड़ा सा याद रखें। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और नोट के ऊपर लिख सकते हो आप कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए टेम्परेचर बढ़ने पर KH का मान क्या होता है, घटता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों का टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर यदि क्या कर दी जाए, बढ़ा दिया जाए तो KH का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, KH का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो मान होगा, यदि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के जो KH का मान यदि बढ़ाते हैं या ताप का मान बढ़ाते हैं तो KH का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात की जाए तो KH बढ़ने पर उसके तापमान बढ़ने पर उसके KH के मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखना आप, है ना। चलो
तो आपने देखा होगा बहुत सी बार कि भाई जो समुद्री जलीय जीव जो होते हैं वो ठंडे पानी के गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे पानी में क्या होते हैं, अधिक रूप से क्या होते हैं, या अपन कह सकते हैं आराम से वो उसके अंदर क्या हो सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कौन से जल में? ठंडे जल में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके पास में समुद्री जल जो होता है उसके अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, ताप के बढ़ने पर उसके केएच का मान भी बढ़ जाएगा। यदि केएच का मान बढ़ेगा तो गैस जो द्रव में परिवर्तित या गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या सॉरी घट जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, वो ठंडा पानी रहेगा तो वहां पर गैसों की द्रव में विलेयता भी क्या हो जाएगी, बड़ी हुई रहेगी, और बड़ी हुई रहेगी तो अपन आसानी से क्या हो जाएगा, जलीय जीव आसानी से वहां पर जीवन यापन कर सकते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑक्सीजन की विलेयता जो होगी या ऑक्सीजन की जो बीओडी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे जलीय जीव आसानी से जलीय जीव जो होंगे वो मृत्यु हो जाएगी उनकी। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखें, ठीक है भाई। थोड़ा सा ये 2-3 चीजों अपन ने पढ़ा है, इसको थोड़ा सा आप याद देखिए। लास्ट में अपने बाद में हेनरी के जो अनुप्रयोग है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। 2 हेनरी के जो अनुप्रयोग हैं उसको अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखो, हेनरी का अनुप्रयोग मतलब कि जो हेनरी ने जो बताया है वो वास्तविकता में कहाँ कहाँ काम आ रहा है। देखो भाई, आपने फैक्ट्री में देखा होगा कि शीतल पेय पदार्थ होते हैं, कोको कोला हुआ, स्प्राइट हुआ, जब भी इनको आप खोलते हो तो प्रेशर से क्या होता है, झाग बाहर निकलने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेनरी साहब ने कहा है कि यदि आप दाब बढ़ा रहे हो, यदि आप दाब क्या हो रहे हो, बढ़ा रहे हो, जो आपकी गैस और द्रव में आसानी से क्या हो जाएगी, घुलने लग जाएगी। परंतु इसी बात को थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, ध्यान में रखा, और आपके पास में जो आपकी शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं, जब इनको फैक्ट्री के अंदर भरा जाता है तो इनको अधिक प्रेशर देके उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, ढक्कन लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रेशर लगा दिया जाएगा वहां पर, तो गैस होगा वो क्या हो जाएगा, आसानी से द्रव में परिवर्तित होने लग जाएगी। ठीक है, पहला तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो सोडा जल और शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए आपके दाब को क्या कर दिया जाता है, वहां पर बढ़ा दिया जाता है। किसकी विलेयता बढ़ाने के लिए? CO2 विलेयता बढ़ाने के लिए आंशिक दाब क्या कर दिया जाता है, वहां पर बढ़ाया जाता है। दूसरा गोताखोरों के बारे में दे रखा है कि गोताखोर जो होते हैं समुद्र की अत्यधिक गहराई तक जाते हैं। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास में विलेयता बढ़ती जाएगी, दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, जो गोताखोर के जो टैंक होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, केवल ऑक्सीजन गैस ना भर के वहां पर हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों गैस वहां पर भरी जाती है। उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, उसके बाद कौन सी गैस होती है, वहां पर आपके पास में हीलियम गैस पाई जाती है। यदि हीलियम गैस की मात्रा की बात करें तो लगभग 11% के आसपास, 11.7% के आसपास, नाइट्रोजन की बात करें तो लगभग 56% के आसपास, और जब ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 32% के आसपास, 32% के आसपास वो टैंक के अंदर प्रेजेंट होती है। और तीसरा अनुप्रयोग जो होता है इसका वो एनोक्सिया मान सकते हैं अपन, जो अत्यधिक पहाड़ी के ऊंचे वाले स्थानों पर जो लोग रहते हैं उनमें क्या होता है कि उनके रुधिर के अंदर, देखो क्या होता है, उनके उदर के अंदर क्या होता है, अत्यधिक ऊंचाई पर रहेंगे तो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दाब कम हो जाएगा तो रुधिर जो वाहिनियों में आपके घूमता है तो रुधिर क्या हो जाएगा, वहां पर आसानी से रुधिर और उत्तकों में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे दिखता है यदि आप इस पहाड़ी इलाकों में है तो ऊपर रहने पर क्या होगा, वहां पर आंशिक दाब जो होगा है ना, आंशिक दाब जो होगा P, आंशिक दाब जो होगा क्या होगा, कम होगा। और आंशिक दाब यदि कम होगा, आंशिक दाब क्या होगा, यदि कम होगा तो वहां पर रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी। यदि ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी तो व्यक्ति के सोचने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। और तो इसी को क्या कहते हैं, पर एनोक्सिया रोग कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अपन ने जो आज पढ़ा है ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, और आज की क्लास को अपन यही विराम दे देते हैं। अगली इसी चैप्टर की नई क्लास के अंदर अपन अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर अपन 4 जो गुणधर्म है वो और थोड़ा सा वांठा गुणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बाकी आपके जो आज चैप्टर में जो पढ़ाए हैं उससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन 100% संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मूलता, मूल भिन्न, पीपीएम को अच्छे से याद रखें। गैसों की द्रव्य में विलेयता, जिसके अंदर अपन ने हेनरी का नियम पढ़ा है उसको भी आप अच्छे से पढ़े। उसके 3 अनुप्रयोग अपन ने पढ़े हैं, उसको अपन पढ़े भाई कि जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उसमें CO2 विलेयता को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये आपको एनोक्सिया वाला थोड़ा सा याद रखना है, ये एनोक्सिया का समझाया मैंने आपको, इसी को अपन एनोक्सिया रोग कह देते हैं। ठीक है, और एक गोताखोर वाला अपन ने जो टैंक के अंदर हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की
जो मैंने बताया लगभग हीलियम आपका 11.2% के आसपास, नाइट्रोजन लगभग 52.6% के आसपास, और लगभग आपका ऑक्सीजन जो होता है 32% के आसपास उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है भाई मित्रों, इस क्लास को अच्छे से शेयर करें, आपके जितने भी मित्र हैं उनको ऊपर शेयर करें। 12th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ये है। ठीक है, अच्छे से लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर दे नहीं किया हो तो, और कमेंट जरूर करें। यदि आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके लिखिए कि भाई समझ में आ रहा है। और यदि किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको समझ में नहीं आया हो, टॉपिक लिख दे, उसके अंदर किसी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया आप समझा दीजिए, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको समझा दिया जाएगा। क्लियर भाई, धन्यवाद।